Hi guys, welcome back to my YouTube channel Spring Blossom Stories. Rebirth of आरवी चैप्टर 5। मुझे धोखा दिया तब सोचा था ये। अभी उसने इतना ही बोला था तभी टिया ने गुस्से से आरवी की बाजू पकड़ अपनी तरफ घुमाया और तेज आवाज़ में जस्ट शट अप बेवकूफ़ बोलते हुए उसने आरवी को मारने के लिए अपना हाथ उठा दिया, पर उसकी एक उंगली भी आरवी के गाल को छू पाती उससे पहले ही आरवी ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया। टिया ने हैरानी से अपने हाथ की तरफ देखा जो अभी आरवी के हाथ में था और फिर आरवी की तरफ जो गुस्से से उसे देख रही थी। आरवी के फेस एक्सप्रेशन देख टिया एकदम से हैरान रह गई। वो अभी कुछ देर पहले वाली आरवी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। टिया ने अपना हाथ छुड़वाना चाहा, पर आरवी की पकड़ उसके हाथ पर इतनी कसी हुई थी कि वो चाहकर भी नहीं छुड़ा पा रही थी। टिया तेज आवाज़ में बोली, आरवी ये क्या बदतमीज़ी है, हाथ छोड़ो मेरा। अभी उसने इतना ही बोला था तभी वहाँ से एक ज़ोर की चटाक की आवाज़ गूंज गई और दूसरे ही पल टिया धड़ाम की आवाज़ के साथ फ्लोर पर गिर गई। आरवी ने टिया की बात पूरी होने से पहले ही खींच के एक थप्पड़ टिया के गाल पर मार दिया था। आरवी के थप्पड़ से टिया संभल नहीं पाई और वो मुंह के बल फ्लोर पर जा गिरी। उसकी हल्की सी आह निकल गई और उसने अपना हाथ एक गाल पर रख दिया। टिया के साथ आसपास खड़े सभी लोग भी आरवी के इस एक्शन से शॉक रह गए। उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि थोड़ी देर पहले तक दिखने वाली मासूम सी लड़की किसी को इतना जोर का थप्पड़ मार सकती है, और वो भी पब्लिक एरिया में। थप्पड़ लगते ही टिया का दिमाग सुन्न हो गया। उसे 1 मिनट का टाइम लगा था ये समझने के लिए कि अभी उसके साथ क्या हुआ। उसे 1 मिनट का टाइम लगा था ये समझने के लिए कि अभी उसके साथ क्या हुआ। 1 मिनट बाद टिया को एकदम से होश आया। उसने गुस्से से सर घुमाकर आरवी की तरफ देखा जो अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड किए खड़ी बिना किसी भाव के उसे देख रही थी। टिया के गाल पर आरवी की उंगलियों के निशान छप चुके थे और उसके होठों के किनारे से भी हल्का ब्लड बह रहा था। टिया गुस्से से कुछ बोलने को होती है कि तभी उन सबके कानों में आरवी की आवाज़ पड़ी, अगली बार मुझ पर हाथ उठाने से पहले इस थप्पड़ को याद कर लेना दी, अच्छा होगा आपके लिए, वरना अगली बार जो होगा उसकी जिम्मेदार आप खुद होंगी। फिर मत कहना कि मैंने आपको वार्न नहीं किया था। बोलते हुए उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी थी। उसकी आवाज़ काफ़ी सर्द थी जिसे सुनकर ही टिया एक पल के लिए काँप गई। उसे आज पहली बार आरवी से डर लग रहा था। बेटा सही किया तुमने इसे थप्पड़ मारकर। मैं तो कहती हूँ इसे एक नहीं 4-5 थप्पड़ और लगा दो, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। नाजायज़ होकर भी तेवर तो देखो महारानियों जैसे हैं, और एटीट्यूड तो ऐसे दिखा रही जैसे सब कुछ इसके बाप का हो। पहले माँ ने अपनी बहन का घर बर्बाद किया और अब ये इस बच्ची पर अपना धौंस जमाने की कोशिश कर रही है। पता नहीं ऐसे लोग कहाँ से आ जाते हैं, एक औरत ने नफ़रत से टिया को देखते हुए कहा। ये सुनते ही टिया ने एकदम से उस औरत की तरफ देखा और गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, यू बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टिया राठौड़ से ऐसे बात करने की। अभी जो कुछ तुमने बोला है ना, आई स्वेयर बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे बोले वर्ड्स पर रिग्रेट होगा कि क्यों तुमने ये सब बोला। एंड एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो तुम सब, मैं नाजायज़ नहीं हूँ, बेवजह नहीं बोल रही हूँ मैं। ये बात इसका प्रूफ है मेरे पास, और बहुत जल्द ये प्रूफ आप सबको देखने को मिलेगा। तब पता चलेगा कौन झूठा है और कौन सच्चा। बोलते हुए उसने नफ़रत भरी नज़रों से आरवी की तरफ देखा जिसके फेस एक्सप्रेशन अभी भी वैसे ही थे जैसे पहले थे। टिया की बात सुनकर भी आरवी ने कोई रिएक्ट नहीं किया, जैसे उसे टिया के ऐसा ही कुछ बोलने की उम्मीद थी। टिया बेवकूफ़ बिल्कुल नहीं थी जो इतनी आसानी से अपना नाजायज़ होने का सच सबके सामने आने देती। चलो मान लिया तुम नाजायज़ नहीं हो, फिर भी तुम एक बहुत ही नीच और गिरी हुई लड़की हो। तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है, और तुम ये धमकी किसी और को देना, और तुम ये धमकी किसको दे रही हो। कुछ नहीं कर सकती हो तुम अमीर हुई तो क्या हुआ, आम जनता पर अपना रौब जमाओगी।
जैसे चाहो वैसे बात करोगी और हम सब सुनते जाएंगे? इतने गिरे हुए नहीं हैं हम जो तुम जैसी घमंडी अमीरजादी के नखरे उठाएंगे। एक आदमी ने गुस्से से टिया की तरफ देख कर कहा। उस आदमी की बात सुन आसपास के खड़े लोग भी भड़क चुके थे। वो भी टिया को सुनाने लगे थे। टिया हैरानी और घबराहट से सबकी तरफ देख रही थी। उसके सामने आज पहली बार ये सिचुएशन आई थी और अब इससे कैसे डील करना है ये उसे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा था। वो अपने गार्ड्स भी साथ लेकर नहीं आई थी और अगर वहाँ खड़े लोगों ने उस पर वार कर दिया या फिर उसे हार्म करने की कोशिश की तो वो क्या करेगी? टिया के दिमाग में यही सब चल रहा था। ये सोचते ही वो पैनिक करने लगी थी। उसने एक नज़र सबकी तरफ देखा और फिर जल्दी से खड़ी होकर आरवी की तरफ अपनी एक उंगली पॉइंट करते हुए बोली, ये सही नहीं किया तुमने। घर पर आओ फिर बताती हूँ तुम्हें। आज जो किया है ना वो बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। बोलकर वो तेज़ कदमों से वहाँ से जाने लगी। उसे पता था कि अभी वो एक पल और यहाँ रुकी तो उसके साथ बहुत बुरा हो सकता है। आरवी तेज़ आवाज़ में बोली, सस्ती चीज़ें पसंद भी नहीं है मुझे। इंतज़ार रहेगा आपके कुछ करने का। मैं भी देखती हूँ आप सब क्या कर सकते हैं मेरे साथ और फिर आप सब देखना मैं क्या करती हूँ आपके साथ। बोलते हुए आरवी की नज़रें जाती हुई टिया पर टिकी हुई थी। ये सुनते ही टिया के कदम वहीं रुक गए। वो एकदम से हैरान रह गई। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी आरवी के ऐसा कुछ बोलने की। उसे लगा था उसकी धमकी से वो डर कर उसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगेगी, पर सब कुछ उसकी सोच के उलट हुआ। टिया ने अपने हाथों की मुट्ठियाँ कस के बंद कर ली और गुस्से का घूंट पीकर वहाँ से निकल गई। उसके जाने के बाद अचानक आरवी के दिमाग में कुछ आया। उसने एकदम से अपने हाथ में बंधी वॉच में टाइम देखा और परेशानी से अपने सर पर हाथ रख कर बोली, ओ गॉड, इस टिया के चक्कर में डेविल की बात तो मैं भूल ही गई। उन्होंने मुझे 5 मिनट में बाहर आने को कहा था और मुझे ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है। बोलते हुए वो बिना किसी पर ध्यान दिए तेज़ कदमों से लिफ्ट की तरफ जाने लगी। आरवी और टिया के जाने के बाद सब लोग भी वहाँ से चले गए, पर अभी भी उन सब के बीच में टिया को लेकर ही बात हो रही थी। सहगवाल कंपनी की मैनेजर डेविल स्माइल करते हुए अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी, जिसमें अभी कुछ देर पहले जो हुआ उसका वीडियो चल रहा था। उसने आरवी से टिया के नाजायज़ होने की बात पूछी थी, तभी उसने अपने फ़ोन का कैमरा ओपन कर सब कुछ उसमें रिकॉर्ड कर लिया था। मैनेजर अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए बोली, आज की ये न्यूज़ मेरे प्रमोशन के लिए काफ़ी है। अब देखना ये न्यूज़ कैसे राठौड़ की कंपनी में तहलका मचाती है। बोलते हुए वो हल्का सा मुस्कुरा दी और फिर वहाँ से निकल गई। आरवी पार्किंग एरिया में आई और उसने चारों तरफ देखा। वहाँ कोई नहीं था। कार बहुत सारी खड़ी थी, पर जिस कार को वो देख रही थी वो कार वहाँ नहीं थी। तभी आरवी के आगे एक कार आकर रुक गई। आरवी ने बिना किसी भाव के उस कार की तरफ देखा जिसकी ड्राइविंग सीट की विंडो ओपन हो रही थी। विंडो ओपन कर ड्राइवर ने अपना सिर बाहर निकाल पहले आरवी को ग्रीट किया और फिर अपना सर झुकाकर बोला, मैम, सर ने आपको वालिया मेंशन छोड़ने को कहा है। प्लीज़ आप कार के अंदर आकर बैठ जाइए। ये सुनते ही आरवी का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो तेज़ आवाज़ में बोली, तुम्हारे सर कहाँ हैं? अगर मैं थोड़ी लेट हो गई आने में तो क्या वो मेरे लिए रुक नहीं सकते थे? अपने सर को कॉल करो और कहो उनसे अगर मुझे वालिया मेंशन लेकर जाना है तो मैं उन्हीं के साथ जाऊंगी, वरना मैं राठौड़ मेंशन जा रही हूँ। बोलते हुए वो कार से 2 कदम पीछे हटकर खड़ी हो गई। आरवी की बात सुन ड्राइवर ने एकदम से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। मैडम की तबीयत तो ठीक है ना? ये और सर के साथ जाना चाहती है, जबकि इन्हें तो सर का नाम सुनना तक पसंद नहीं। ड्राइवर हैरानी से आरवी को देखते हुए मन में सोचा। तभी उसे कुछ याद आया। उसने एकदम से अपना सर झटका और धीरे से बोला, मैम, सर बिजी है, वो यहाँ नहीं आ सकते हैं अभी। प्लीज़ आप कार में बैठ जाइए, मैं छोड़ दूंगा आपको। बोलते हुए उसकी नज़रें आरवी को देख रही थी। ये सुनते ही आरवी ने एकदम से ड्राइवर की तरफ देखा और उसे घूरते हुए बोली, मैंने कहा ना, अगर मैं वालिया मेंशन जाऊंगी तो डेविल के साथ, वरना नहीं। ड्राइवर ने एक गहरी सांस ली और अपना फ़ोन निकाल अशर को कॉल कर दिया। वो आरवी से ज़्यादा बात नहीं कर सकता था।
उसे परमिशन नहीं थी। दूसरी तरफ मुंबई के सुनसान जंगल के बीच में बना एक बड़ा सा विला, जिसका कलर थीम ब्लैक था, जो दिखने में खूबसूरत कम और डेंजरस ज़्यादा लग रहा था। उसकी नेम प्लेट पर डार्क विला लिखा हुआ था। विला के आसपास जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी, जिसे सुन आम आदमी का कलेजा फट सकता था। वहीं अंदर हॉल में बहुत सारे बॉडीगार्ड्स अपना सर झुकाए एक साइड खड़े हुए थे। उनके सामने फ्लोर पर एक आदमी अपने घुटनों के बल बैठा डर से काँप रहा था। उसके शरीर पर बहुत सी चोटों के गहरे जख्म दिखाई दे रहे थे, जिन्हें देखकर ही पता चल रहा था कि कुछ देर पहले बहुत टॉर्चर किया है उसे। वहीं उसके सामने अशर अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए बूढ़े रौब के साथ चेयर पर बैठा हुआ उसे ही देख रहा था। अशर का ब्लेजर चेयर पर रखा हुआ था और उसके शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे, जिनसे उसकी मस्कुलर चेस्ट झांक रही थी। उसकी नीली आंखें, जो इस वक्त बहुत भयानक लग रही थी, वो सामने बैठे शख्स पर टिकी हुई थी। उस आदमी को अपने ऊपर अशर की नज़रें महसूस हो रही थी, जिससे वो और भी ज़्यादा कांपने लगा। वो धीरे से कांपती आवाज़ में बोला, प्लीज़ सर, मुझे माफ़ कर दो। मैं पैसों के लालच में आ गया था और मैंने वो सब कर दिया, पर आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। प्लीज़ सर, एक बार माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ सर। बोलते हुए वो अशर के पैरों में गिर गया। ये सुनते ही अशर के फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने एकदम से अपने पैरों से उस आदमी को धक्का दे दिया, जिससे वो आदमी संभल नहीं पाया और मुंह के बल फ्लोर पर गिर गया। अशर चेयर पर से खड़ा होते हुए बोला, तो माफ़ी चाहिए तुम्हें? बोलते हुए वो उस आदमी के पास आकर रुका और सर झुका उसे देखने लगा। ये सुनते ही उस आदमी की आंखों में चमक आ गई। उसने एकदम से अशर की तरफ देखा और जल्दी से अपना सर हिलाते हुए बोला, यस सर, प्लीज़ एक मौका दीजिए। अभी उसने इतना ही बोला था, तभी उसकी एक भयानक चीख पूरे विला में गूंज गई। अशर ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके पेट पर एक जोरदार किक मार दी थी, जिससे उस आदमी की एक चीख निकल गई और उसके मुंह से खून आने लगा। अशर अपने पैरों को उसके पेट पर रख उस पर प्रेशर देते हुए बोला, जब मुझे धोखा दे रहे थे तब नहीं सोची थी ये बात? चंद पैसों के लालच में आकर तुमने कल मेरी ड्रिंक में वो ड्रग्स मिलाया था ना? अब देखते हैं वो पैसा तुम्हें तुम्हारी लाइफ दे पाता है या नहीं। बोलते हुए वो अपने शर्ट की स्लीव्स को फोल्ड कर रहा था। ये आदमी होटल का वेटर था, जिसने कल रात आरवी और अशर के ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाया था। अशर ने लाल आंखों से वेटर की तरफ देखा, तभी उसके पास एक बॉडीगार्ड आया, जिसके हाथ में उसका फ़ोन था। गार्ड अपना सर झुकाकर बोला, सर, आपका फ़ोन। अशर ने एक नज़र गार्ड को देखा और फिर अपने फ़ोन की तरफ। उसने बिना कुछ कहे फ़ोन उठा, कान पर लगा दिया। गार्ड वहाँ से चला गया। अशर वेटर के पेट पर फिर से किक मारते हुए बोला, बोलो, क्यों कॉल किया है? वही ड्राइवर अपनी जगह बैठा काँप रहा था। उसे फ़ोन में वेटर के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर उसके हाथ पैर डर से ठंडे पड़ चुके थे। ड्राइवर हिम्मत करके बोला, सर, मैम आपके साथ वालिया मैंशन जाना चाहती है। वो बोल रही है अगर आप नहीं आए तो वो राठौड़ मैंशन चली जाएगी। ये बात ड्राइवर ने बहुत हिम्मत जुटाकर कही। ये सुनते ही अशर का पैर एक जगह ठहर गया। उसका चेहरा, जो पहले से सर्द था, वो और भी ज़्यादा डार्क हो गया। वो अपनी आंखें बंद कर 2 उंगलियों से आईब्रो को रब करते हुए बोला, फ़ोन दो उसे। बोलते हुए उसकी आवाज़ काफ़ी सर्द थी। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।